क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। यदि a और b क्रमशः है -2 और 2, -4 हों, मतलब बिंदु a के निर्देशांक -2 हैं और बिंदु b के निर्देशांक 2, -4 हैं, तो बिंदु p के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। एक पॉइंट है कहीं a और b के बीच में, उसके निर्देशांक चाहिए ताकि AP = 3/7 AB। AP का मान कितना है, AB का 3/7 हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। ठीक है। इफ A and B are -2 and 2, -4 respectively, find the coordinates of the point P such that AP = 3/7 AB and P lies on the line segment AB। अब मैं दो बिंदु ले लेता हूं, आप देखिए। एक है पॉइंट ए, ये पॉइंट ए है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -2, -2, और एक पॉइंट मैं यहां पर ले लेता हूं पॉइंट बी, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -4। बिंदु ए के निर्देशांक -2 और बिंदु बी के निर्देशांक हैं 2, -4। मैंने ए को बी से मिला दिया ऐसे, ठीक है। और कहीं पी एक ऐसा पॉइंट है, ये पी पॉइंट ऐसा है कि ए पी क्या दिया हुआ है कि ए पी = 3/7 AB। समझ रहे हैं? मतलब इस AB के 7 पार्ट्स करो, AB के 7 हिस्से करिए, 7 भागों में इसको बांटिए, उसमें से 3 हिस्से ले लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, उसमें से 3 हिस्से ले लिए। माना AP यहाँ पर है, तो AP जो है वो AB का 3/7 है। क्लियर? अब देखो, बिंदु P के निर्देशांक चाहिए। बिंदु P के निर्देशांक निकल जाएंगे यदि AP और PB का अनुपात मालूम चल जाए। यदि AP/PB मालूम चल जाए तो पॉइंट P के निर्देशांक, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट मालूम हो जाएंगे। तो क्या करता हूं मैं, देखिए इसी को मैं थोड़ा सा और थोड़ा हल कर लेता हूं। AP = 3/7, जो ये AB है ना, AB, इसको मैं लिखता हूं AP + PB। स्वाभाविक है, AB क्या है, AP + PB, तो मैं इस AB को लिख देता हूं AP + PB, ऐसा लिख दिया मैंने। अब मैं इसको हल करता हूं। दिस इंप्लाइज दैट AP = इसकी मल्टीप्लाई, अब पहले ऐसा कर लेता हूं, 7 की गुणा यहाँ कर लेता हूं, 7AP, 7 यहाँ चला जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा 3, 7 यहाँ चला गया मल्टीप्लाई में 7, 3 से मल्टीप्लाई करिए 3AP प्लस 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करिए 3PB, 3AP 7AP है, यहाँ ले आऊँगा, ये माइनस हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट 7AP - 3AP = 3PB। 7AP में से 3AP गया, 7 - 3 4, 4AP = 3PB। ठीक है। अब मैं इसको ले आता हूँ यार, इसको ले जाऊँगा यहाँ, या इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि AP/PB, इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे, = 3/4। AP/PB, AP/PB = 4, इसके नीचे आ गया 3/4। तो मैं लिख सकता हूँ AP अनुपात PB = 3:4। AP और PB का रेशो कहीं पर लिखा हुआ है ना, AP/PB, तो इसका मतलब है कि AP अनुपात PB है ये, और 3/4 का मतलब होता है 3:4। 3/4 का मीनिंग क्या हुआ, 3:4। ठीक है। अब ये क्या हुआ, AP और PB, AP और PB का जो अनुपात आया वो 3:4 आया। AP और PB का रेशियो आया 3:4।
इसी को मैं, इस और इसके रेशियो को मैं लिख लेता हूं M1, ठीक है, N1, M1 N1। AP और AP क्या है? अनुपात। यहां पर मैं इसको लिख रहा हूं M1 अनुपात N1। या इसको मैं चाहूं तो MN भी लिख सकता हूं, कोई जरूर नहीं कि मुझे M1 M2 चाहिए, या M1 M2 लिख दूंगा, ठीक है। इसको M1, इसको लिख देता हूं M2, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाने के लिए आपके लिए आसान हो जाएगा ना। इस अनुपात को मैंने M1 और इस अनुपात को क्या लिख दिया? M2 लिख दिया, जबकि 3:4 है। ये है 3 और ये कितना है? 4 है, ठीक हो गया। अब आप देखो, फॉर्मूला आप जानते हैं कि यदि इसका कोऑर्डिनेट्स x1, y1 होता और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स m2, x2, y2 होता, और AP और PB के बीच में जो रेशियो था M1 और M2 का होता, तो बिंदु P के निर्देशांक का सूत्र क्या आता? बिंदु P के निर्देशांक, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P कितना होता? M1 x2 प्लस M2 x1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, ठीक है, कॉमा M1 y2, ये तो फॉर्मूला है, प्लस M2 y1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, ठीक हो गया। ये पॉइंट P है, इस पॉइंट P ने इस AB को M1 और M2 अनुपात में बांटा, तो P के निर्देशांक इस रूप में दिए जाएंगे, ठीक हो गया। अब चलिए इसको मैं मिटा लेता हूँ, ये तो मुझे मालूम है ये 3:4 रेशियो है, इसको मैं अब मिटा देता हूँ, जगह बनाता हूँ काम करने का। अब आप देखो डियर स्टूडेंट, सब कुछ अब आपको मालूम है, अब सीधे वैल्यू रख देनी है। यहाँ लिख देता हूँ मैं बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। इस P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? आप देखो, ये आया हुआ है फॉर्मूला। M1 क्या है? M1 3 है, तो रखते जाते हैं, देखिए 3, M1 3, x2 क्या है? x2 क्या है? ये 2 है, x1 y1 ये लिखा हुआ है, x1 y1, x1 ये है, y1 ये है, x2 ये है, y2 ये है, तो M1 x2, M1 3 है इंटू x2 कितना है? 2 है, प्लस M2 कितना है? 4 है, M2 इंटू x1 कितना है? -2, डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, M1 3 है, M2 4 है, तो 3 + 4, कॉमा M1 y2, M1 है 3 इंटू y2 है -2, प्लस M2 है 4 इंटू y1 -2, डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, 3 + 4, तो ये हो गया। तो ये कितना हो गया? दिस इज इक्वल टू 6, प्लस और माइनस के मल्टीप्लाई माइनस, 4 2 जा 8, ये हो गया 7, कॉमा प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस, 3 2 जा 6, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस, 4 2 जा 8, डिवाइडेड बाय 7। तो इसका मतलब हो गया 6 - 8 हुआ -2/7, कॉमा -6 और -8 दोनों माइनस हैं, -6 -8 -14, -14/7। तो आप चाहें तो इसको काट भी सकते हैं, ठीक है ना, आप चाहो तो इसको काट भी सकते हो। -2/7
डिवाइडेड बाय, एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है। हमने ये 3 है, ये 4 है, और क्या लिखा था, ये तो ठीक है। इस पे एक बार फिर देखिए इसको, m1 3 y2 -4, ये गलत लिख दिया यहाँ पर। m1 y2, m1 है 3, y2 ये है एक्चुअली, ये है -4, ठीक है, प्लस m2 है 4 इंटू m2 y1, m2 कितना है 4 है, 4 इंटू y1 कितना है -2 है, तो ये कितना हो जाएगा, इसमें हो जाना -12, ठीक है। और ये हो जाएगा अब -12 और -8 हो जाएगा -20। ये आ गया किसके कोऑर्डिनेट्स, p के कोऑर्डिनेट्स, p के निर्देशांक। तो यही हमको चाहिए, p के निर्देशांक। तो यहां लिख देता हूं, बिंदु p के निर्देशांक, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P कितना हो गया, ये हो गया -2/7, -20/7। बस ये आ गया, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए, -2/7, -20/7। ठीक है डियर्स, इस रूप में क्वेश्चन करना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, तो फॉर्मूले की मदद से हल होना है। चलिए आगे देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा लाना है। तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके मेरे पास राइट हैंड साइड आना चाहिए। बायां पक्ष का हल करता हूँ, दाएं पक्ष के बराबर ले आऊँगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। आप जानते हैं टेन थीटा को भी आप जानते हैं, कॉट थीटा को भी जानते हैं। आप जानते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है। तो टेन और कॉट के मान यहाँ रख लेते हैं। तो मेरे पास क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू टेन थीटा मीन्स साइन थीटा बाई कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट थीटा मीन्स कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक हो गया। टेन थीटा की जगह रख दिया साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा की जगह रख दिया कॉस थीटा बाई साइन थीटा, प्लस कॉट थीटा लिख दिया कॉस थीटा बाई साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन थीटा को लिख दिया साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। कॉट थीटा को लिख दिया कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और टेन थीटा को लिख दिया साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब हल कर लेते हैं। दिस इज इक्वल टू, देखिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा डिवाइडेड बाई, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर लेते हैं। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल डिवाइड बाई साइन थीटा, प्लस इसको ऐसे उतार लेते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा होल डिवाइडेड बाई, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, ये है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई दिस। अब ये देखो इसके डिनोमिनेटर में ये है, एक फ्रैक्शन ये, एक भिन्न ये और एक भिन्न ये है। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, माना ऐसा है कहीं पर कि x ओवर y बाई पी बाई क्यू, ये भी भिन्न है, ये भी भिन्न है, ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है। तो हल कैसे करोगे, ये हो जाता है x बटे y गुणा गया, ये q इसके साथ चला जाता गुणा में ऊपर, x गुणा गया q बटे इन दोनों का गुणा हो जाता है p और y का। तो y तो लिख दिया p, ठीक हो गया। ये गुणा में इसके साथ चला जाएगा ऊपर के अंश के साथ, और ये दोनों गुणा में कहाँ जाएंगे, हर में आ जाएंगे। तो ऐसे ये भी है,
ये गुणा में इसके साथ चला जाएगा, इसके और इसके गुणा हो जाएगी, तो दिस इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई इसकी गुणा यहाँ, इसके इससे गुणा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक हो गया, प्लस इसके गुणा इसके साथ कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई इसके और इसकी मल्टीप्लाई साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे, और आगे जाके सॉल्व करते हैं। आइए कितना हो जाएगा, यहां देखते हैं इसको। मेरे पास देखिए ये है, तो इसमें एलसीएम क्या आएगा, ठीक है, लघुत्तम क्या आएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये तो दोनों का कॉमन है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों में है, ठीक है ना, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ कॉस है यहाँ साइन है, तो दोनों भी एलसीएम में ही आ जाएंगे, साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा, इसका एलसीएम, इसका और इसका एलसीएम, इसका और इसका लघुत्तम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो कॉमन है, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा यहाँ गुणा में हो जाएगा। अब आप देखो डियर स्टूडेंट क्या करेंगे, ये तो एलसीएम आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्योंकि जब कुछ कॉमन भी नहीं होता है तो इनकी गुणा हो जाती है एलसीएम में। अब इससे इसको डिवाइड करते हैं, इसका भाग इसमें देते हैं, तो भाग देंगे तो ये तो इससे कट जाएगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा तो साइन थीटा बच जाएगा, और साइन थीटा की गुणा यहाँ हो जाएगी। तो यहाँ पहले से ही क्या था, साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा प्लस इसको देखिए, इससे इस पर भाग करिए, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो इससे ये कट जाएगा, साइन थीटा से साइन थीटा कटेगा तो कॉस थीटा, ये जो कॉस थीटा बचा उसकी गुणा यहाँ हो जाएगी, ठीक है। तो कॉस थीटा पहले से ही है, तो कॉस स्क्वायर थीटा तो यहाँ पहले से ही है, इंटू कॉस ऑफ थीटा और गुणा में हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा हो गया साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई क्या हो गया डियर स्टूडेंट, ये साइन थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा इंटू साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा, ठीक हो गया। अब आप देखो मैं इसको कुछ चेंज करता हूं, ये तो एक फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, आप जानते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अच्छा एक चीज़ और है, यहाँ पर थोड़ी गलती कर दी हमने, यहाँ देखो ये तो कॉस थीटा पहले तार इसको थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं, ये थोड़ा गलती हो गई है। आप देखो यहाँ थोड़ा गलती कर दी हमने, क्या गलती हो गई, ये था ना जो ये, इस वाले को देखो, इसकी गुणा यहाँ हो गई, ये लिख दिया, इसके और इसकी गुणा, तो साइन थीटा इंटू यहाँ ऐसा है ही एक्चुअली उल्टा लिख दिया मैंने, ये है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ऐसा है, ये है कि नहीं है, इसकी गुणा तो इससे हो गई, ठीक, और इसके गुणा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब चलो यहाँ उतारता हूँ, साइन थीटा इंटू साइन थीटा हो गया साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। कॉस थीटा का मल्टीप्लाई हो गया कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा। अब आप देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। यदि मैं नेगेटिव बाहर ले लूँ, यदि मैं इसका ऋण बाहर ले लूँगा
तो ये तो बन जाएगा प्लस और ये बन जाएगा माइनस। तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये माइनस साइन मैंने बाहर ले लिया, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। अब जब नेगेटिव साइन बाहर आ गया तो ये बन जाएगा प्लस और ये बन जाएगा माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये खास बात यहाँ पर नोट करने लायक है। यदि मैं यहाँ नेगेटिव अंदर कर दूँ ये प्लस बन जाएगा, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, तो सेम चीज़ आ जाएगी। ठीक, अब ले लेते हैं इन दोनों का एलसीएम। इन दोनों का लॉगरिथम क्या आ जाएगा? एलसीएम में क्या होता है, लॉगरिथम में क्या होता है? पहले तो कॉमन चीज़ आती है जो दोनों में है, तो दोनों में क्या है? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये तो दोनों में है। बाकी जो बच गया उसको भी एलसीएम में आ जाता है। ये भी बच गया, ये भी बच गया, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो गया एलसीएम। इसका और इसका एलसीएम आ गया ये। अब देखो कैसे हल करेंगे। इससे इसको भाग करते हैं, इससे इसको डिवाइड करेंगे, तो इससे मैं इसके बटे में मैं यदि ये रखूँगा तो इससे तो ये कट जाएगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, तो साइन थीटा बच जाएगा। इस साइन थीटा की गुणा यहाँ हो जाती है, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा माइनस इससे इसमें भाग करिए, दिस डिवाइड बाय दिस, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से कट गया, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, कॉस थीटा आ गया, कॉस थीटा की गुणा यहाँ हो जाएगी, तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा, तो कितना बन गया? ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा हो गया साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा साइन ऑफ थीटा। ठीक हो गया। अब चलिए और अब इसके लिए जगह यहाँ बनाते हैं। ठीक है, तो आपने देख लिया क्या क्या लिखा था हमने। आगे देखिए डियर स्टूडेंट, इसके लिए मैं यहाँ जगह बना लेता हूँ। इसको देखिए आप, देखिए क्या होगा, देखो साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा, तो इसको मैं किससे खोलूंगा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब से। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? एक सूत्र होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या हो जाएगा? आप देखिए ये पूरा ए है ए क्यूब, ये बी है बी क्यूब, तो एक बार ये घटते हैं ए माइनस बी, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए माइनस बी, ए स्क्वायर मतलब साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, बी मतलब कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी का मतलब हुआ साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई ये साइन थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा, या कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, ए क्यू माइनस बी क्यू, पहले दोनों प्लस हो जाएंगे, ए प्लस बी मतलब साइन ए माइनस बी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर इसका स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसका स्क्वायर कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फॉर्मूले से लिख दिया। ठीक है, और इसके बटे में ये आ गया। अब इससे कट गया ये, एंड दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। ये तो आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाई है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? अब देखो बीच में प्लस है तो इसका भी ये डिनोमिनेटर है, इसका भी डिनोमिनेटर है,
इसका भी ये हर है, इसका भी ये हर है, तो ऐसा लिख सकता हूँ 1/sin थीटा कॉस थीटा प्लस sin थीटा कॉस थीटा बाई sin थीटा कॉस ऑफ थीटा। इसके बटा ये प्लस दिस बाय दिस। अब एक कट के तो ये तो बन जाएगा 1 sin थीटा कॉस थीटा sin थीटा कॉस थीटा। आंसर में तो ये तो कट के 1 आ जाएगा। 1 प्लस इसको पहले लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/sin थीटा कॉस थीटा को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1/sin थीटा इंटू 1/cos थीटा। sin थीटा कॉस थीटा 1 1 जा 1, तो 1/sin थीटा कॉस थीटा को मैंने ऐसा लिख दिया। ठीक है, अब ये कितना हुआ यहाँ लिख लेता हूँ डियर स्टूडेंट, ध्यान से आप देखिए। ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए इन क्वेश्चंस के लिए, बाकी क्वेश्चन तो ये आसान होते हैं। ठीक हो गया। अब ये कितना हुआ आप देखो, मेरे पास ये आ गया दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 1/sin थीटा क्या होता है कोसेक थीटा, और 1/cos थीटा क्या होता है सेक थीटा। तो ये हो जाएगा सेक थीटा, 1/cos को मैंने सेक लिख दिया और 1/sin को मैंने क्या लिख दिया कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्योंकि हम जानते हैं डियर स्टूडेंट सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा और कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। 1/sin थीटा क्या हो गया कोसेक थीटा, 1/cos थीटा क्या हो जाएगा सेक थीटा। तो आ तो गया ये। ठीक है, ये तो लाना था 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, ये हो गया राइट हैंड साइड, दायां पक्ष हो गया प्रूव्ड। ठीक है, बस इस रूप में क्वेश्चन करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी लिखते हैं, आइए उसको भी सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 20 आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 में इंटरनल चॉइस है, आंतरिक विकल्प है, या तो इससे पहले वाला करना था या ये करना था। ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट को इसलिए देते हैं कि उसको एक विकल्प मिल जाए कि या तो वो क्वेश्चन या ये क्वेश्चन, जो उसको ज़्यादा अच्छा आता है उस क्वेश्चन को स्टूडेंट अटेंड कर सकते हैं। तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, उससे पहले वाला वो क्वेश्चन भी सही कर दिया तो 4 मार्क्स आएंगे, ये सही कर दिया तो 4 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, को यही करना है। तो चलिए मैं इसको भी सॉल्व कर लेता हूँ। क्या प्रूफ करना है cos a बाई 1 माइनस टेन ए प्लस साइन ए बाई 1 माइनस कॉट ए इज इक्वल टू कॉस ए प्लस साइन ए। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, उसको सॉल्व करके मेरे पास राइट हैंड साइड आ जाना चाहिए। तो आप लेफ्ट हैंड साइड देखिए डियर स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड है cos a बाई 1 माइनस टेन ए प्लस साइन ए बाई 1 माइनस कॉट ए। अब मैं क्या चेंज करता हूँ, टेन ए को भी चेंज कर लेता हूँ और कॉट ए को भी चेंज कर लेता हूँ। मैं लिख देता हूँ टेन ए इज इक्वल टू लिख दूंगा मैं साइन ए बाई कॉस ए, टेन ए की जगह मैं इसको रख दूंगा और कॉट ए की जगह मैं रख दूंगा कॉस ए बाई साइन ए। ठीक है, टेन ए की जगह साइन ए बाई कॉस ए और कॉट ए की जगह कॉस ए बाई साइन ए। तो ये कितना हो जाएगा दिस इज इक्वल टू कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन ए की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ साइन ए बाई कॉस ए प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट ए की जगह क्या लिख रहा हूँ कॉस ए बाई साइन ए। ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा कॉस ए डिवाइडेड बाई इसकी गुणा यहाँ कॉस ए माइनस साइन ए, इसकी मल्टीप्लाई से कॉस ए माइनस साइन ए, ये तो डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड बाई कॉस ए प्लस इसकी गुणा यहाँ तो साइन ए डिवाइडेड बाई इसकी गुणा यहाँ साइन ए माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए, इसके गुणा इसके साथ साइन ए माइनस कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए। ठीक है, अब यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए ये तो नीचे पूरा फ्रैक्शन है,
ये तो भिन्न है, ये क्या है कॉस ए माइनस साइन ए बाई कॉस ए, और यहाँ पर क्या है साइन ए माइनस कॉस ए बाई साइन ए। तो मैं इसको कैसे लिख दूंगा, मैं इसको लिख दूंगा कॉस ए बाई 1 डिवाइडेड बाई कॉस ए माइनस साइन ए बाई कॉस ए। ठीक हो गया, कॉस ए अलग है, ये तो एक भिन्न हो गया ना, ये तो एक फ्रैक्शन हो गया, ये भी एक फ्रैक्शन है। तो कॉस ए को क्या लिख दिया मैंने, कॉस ए बाई 1, कॉस ए बाई 1 क्या हुआ कॉस ए ही हुआ, डिवाइड बाई ये। ऐसे ही मैं इसको भी लिख लेता हूँ, साइन को क्या लिख सकता हूँ, साइन ए बाई 1 होल डिवाइडेड बाई ये साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए, इसको लिख दिया। अब क्या होगा, अब ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, ये भी भिन्न है, ये भी भिन्न है, ये भी भिन्न है, ये भी भिन्न है। सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, इसकी गुणा होगी इसके साथ, तो कितना हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाय इसकी गुणा इसके साथ और इसकी गुणा इसके साथ, तो 1 की गुणा इसके साथ हो गई थी, ऐसे आ जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक हो गया, प्लस ये चला जाएगा गुणा में किसके साथ, इसके साथ, इसकी गुणा हो जाएगी साइन ए इंटू साइन ए डिवाइडेड बाय 1 की गुणा इसके साथ होगी, तो वही हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, इसको मैं पहले लिख लेता हूँ, साइन ए और साइन ए की गुणा साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन ए माइनस कॉस ए प्लस कॉस ए और कॉस ए की गुणा कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक है ना, अब कितना हो जाएगा देखो, ये साइन ए माइनस कॉस ए क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए, माइनस साइन में पहले ले सकता हूँ, इसका माइनस मैंने बाहर कर दिया, तो ये हो जाएगा प्लस ए हो जाएगा माइनस, या मैं इसको लिख दूंगा साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन ए माइनस कॉस ए, माइनस साइन पहले आएगा माइनस, ये हो गया प्लस ए हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन ए माइनस कॉस ए। इसको मैं इस रूप में भी लिख सकता हूँ, इसका माइनस साइन बाहर ले लिया, ठीक है ना, तो ये बन जाएगा प्लस ए हो जाएगा माइनस। अब यदि मैं माइनस साइन अंदर ले जाऊंगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, सेम आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे मैं और काम करता हूँ इसमें, देखिए यहीं पर कर लेता हूँ। देखिए डियर स्टूडेंट, ये मैंने जो चेंज यहाँ पर किया, ये इसलिए किया कि देखो हर समान हो गए, डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो इसको मुझे हल करने में अब आसानी हो जाएगी। बराबर मेरे पास एक्चुअली क्या है, ये साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन ए माइनस कॉस ए माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन ए माइनस कॉस। अब मैं हल कैसे करूँगा, देखो डिनोमिनेटर सेम है, हर इनके समान हैं, तो लघुत्तम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, ये आ गया लघुत्तम, इसका ये आ गया। इससे ये डिवाइड किया तो यही आएगा 1, इससे इसको डिवाइड किया 1, तो 1 की गुणा, मतलब जब दोनों का हर समान है तो अंश अंश घट जाएंगे। देखो हर दोनों के समान है तो अंश में से अंश घटाइए, न्यूमरेटर में न्यूमरेटर घट जाएगा। ठीक है, अब एक फॉर्मूला आप जानते हैं, क्या जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये सर्व समीकरण है, आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसका स्क्वायर है, साइन ए का स्क्वायर है, कॉस ए का स्क्वायर है, बीच में माइनस है, एक बार दोनों घट जाएंगे, क्या हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए, एक बार दोनों जुड़ जाएंगे, एक बार दोनों जुड़ जाएंगे, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो साइन ए प्लस कॉस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी, साइन ए प्लस कॉस ए, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए,
साइन ए माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, अब इससे ये कट गया, अंश में वही है, हर में वही है, कट गया। तो मेरे पास अब क्या आया डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देख लेते हैं मेरे पास क्या आता है हल होकर के। आप देख रहे हैं ये तो इससे कट गया, तो केवल क्या बचा, बराबर साइन ए प्लस कॉस ए, या और मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, इसको पहले और इसको बाद में, कॉस ए प्लस साइन ए। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में लेके चला था, लेफ्ट हैंड साइड लेके चला, मेरे पास राइट हैंड साइड आ गया ये, इसको सॉल्व किया और ये आ गया, तो हो गया प्रूफ। तो इसको लिखते हैं प्रूफ्ड, सत्यापित हुआ। ठीक है, ये आ गया था राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड आ गया, बायां पक्ष को हल करके दायां पक्ष आ गया, तो ये हो गया प्रूफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए डियर स्टूडेंट। ऊंचाई 14 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी आधार वाला एक लंबवृत्तीय शंकु निकाला जाता है। शेष बचे ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। फ्रॉम ए सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर with height 14 centimeter and radius of the base 6 centimeter, a right circular cone of the same height and the same base is removed. Find the volume of the remaining solid. बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक सिलेंडर है, एक बेलन है, बेलन आप जानते हैं जैसे डिब्बा होता है, टिन का डिब्बा, ठीक है, गैस सिलेंडर जैसा। ये बेलन है, ये वाला, ये आधार इसका ये है और इसकी हाइट दी हुई है। इसकी हाइट कितनी है, 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इस बेलन की जो त्रिज्या है वो कितना है, रेडियस कितना है, रेडियस है 6 सेंटीमीटर। ये जो बेलन है ना, इसको आप जो देख रहे हैं, बेलन का चित्र देख रहे हैं, ये ठीक है, उसका हाइट क्या है, 14 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या, ये तो पूरा व्यास हुआ ना, ये तो पूरा डायमीटर है, तो ये रेडियस है 6 सेंटीमीटर है। इसके अंदर से एक कोन, ये कोन है, ये शंकु है, देखो आधार सेम है उसका भी शंकु का वही आधार है जो आधार इस सिलेंडर का है। इस बेलन का जो आधार है ना, ये वही शंकु का भी आधार है। एक शंकु काट कर निकाला गया है लंबवृत्तीय बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी आधार वाला। इस शंकु की ऊंचाई भी यही है 14 सेंटीमीटर। एक लंबवृत्तीय शंकु निकाल दिया जाता है, इतना हिस्सा निकाल दिया जाता है, इस शंकु का इतना हिस्सा हटा दे रहे हैं। क्वेश्चन समझ गए होंगे आप। इसको देखिए, ठीक है ना, ये डियर स्टूडेंट इतना हटा दिया। ठीक है, ये पोर्शन हटा दिया इसके अंदर से। ये बेलन है, ये शंकु है, इस बेलन में से शंकु हटाया गया है। और यहां पर दिया हुआ क्या है विशेष बात, कि जो शंकु की त्रिज्या है या जो बेलन की त्रिज्या है वो इस शंकु की भी त्रिज्या है और इस शंकु की ऊंचाई भी वही है जो बेलन के, ये 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो भी बच गया उसका आयतन चाहिए, ये जो बच गया ना इसका आयतन चाहिए। ठीक है डियर स्टूडेंट, समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन आपको। तो मैं क्या करूंगा, शेष बचे ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। जो रिमेनिंग सॉलिड है, ये सिलेंडर है, इसके अंदर ये कोन है, इस जितना बेस इस सिलेंडर का है उतना इस कोन का है, जितनी हाइट सिलेंडर की है उतनी हाइट कोन की है। इस सिलेंडर में से कोन को काटा गया है,
तो जो रिमेनिंग सॉलिड है उसका वॉल्यूम चाहिए, उसका आयतन चाहिए, तो क्या करेंगे, पहले निकाल देंगे किसका आयतन, बेलन का आयतन में से शंकु के आयतन को माइनस कर दूंगा, तो कितना बच गया उसका आयतन आ जाएगा। सिलेंडर के वॉल्यूम में से कोन के वॉल्यूम को माइनस कर दूंगा तो रिमेनिंग सॉलिड का वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या निकाल लेता हूं, लंबवृत्तीय बेलन का आयतन। लंबवृत्तीय बेलन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर। किसी लंबवृत्तीय बेलन का मतलब हुआ कि ऊंचाई आधार पर लंबवत है, यहां पर 90 डिग्री एंगल बनेगा। ठीक है, ऐसा मोड़ा हुआ नहीं है, ये इस रूप में भी हो सकता है ना, ऐसा नहीं है, लंबवृत्तीय बेलन है। ठीक है, तो क्या होता है, लंबवृत्तीय बेलन के आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। लंबवृत्तीय बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। आर बराबर क्या है, त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई एच कितना है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई क्या है, 14 सेंटीमीटर और उसकी त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। तो लंबवृत्तीय बेलन का आयतन इस सूत्र से प्राप्त होता है। ठीक है, तो बराबर कितना हो जाएगा, बेलन का आयतन कितना हो जाएगा, यहां पर मैं निकाल लेता हूं। बेलन का आयतन बराबर पाई मतलब 22/7, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर मतलब त्रिज्या का वर्ग, त्रिज्या गुणा गया त्रिज्या कितनी है 6, तो 6 गुणा 6 आर स्क्वायर है, 2 बार त्रिज्या का गुणा हो जाएगा, इंटू ऊंचाई कितनी है 14। ठीक है, अब काट दीजिए, 7 दूने 14, 22 और 2 का गुणा हो गया 44, गुणा गया 6 और 6 के गुणा हो गई 36। अब डियर स्टूडेंट इनके गुणा कर लेते हैं, 36 इंटू 44, 6 4 जा 24, 2 4 दे 12 2 14, 6 चौके 24 का 4 2 4 दे 12 2 14, 4 8 4 5, ये आ गया। दिस इज इक्वल टू 1584 घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर की घात 3। जो आयतन की इकाई है ना वो सेंटीमीटर क्यूब होती है, घन सेंटीमीटर। तो ये आयतन आ गया किसका, बेलन का आयतन आ गया 1584 सेंटीमीटर क्यूब। अब मैं इसको निकालूंगा, इस शंकु के आयतन को, इस शंकु का आयतन मैं निकाल दूंगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, जितना शंकु है उसको मैं घटा दूंगा, शंकु के आयतन का घटा दूंगा। वैसे भी आप जानते हैं इनकी ऊंचाई और त्रिज्या समान है, बेलन की भी और शंकु की भी ऊंचाई भी समान है, त्रिज्या भी समान है। तो एक थ्योरम आपने पढ़ा होगा कि ऐसी स्थिति में इस शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है। सेम कंडीशन में शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है। तो यहीं से मैं यदि शंकु का आयतन निकालना चाहूँगा तो 1/3 करूँगा, मतलब 3 से ही भाग कर दूंगा। 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, ठीक है, और 3 8 24, 528 आ जाएगा आयतन किसका, शंकु का। एक तरीका ये भी है, परंतु मैं सूत्र से ही करूँगा, आप देखिए। पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, एक ही डायमेंशन मतलब एक ही ऊंचाई, एक ही त्रिज्या, आधार की त्रिज्या समान होनी चाहिए, बेलन की भी शंकु की भी। तो शंकु का आयतन बेलन का आयतन का 1/3 होता है, या बेलन का आयतन शंकु के आयतन का तिगुना होता है। ठीक है, एक चीज़ ये भी आप ध्यान रखेंगे, कई बार 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए अब मैं शंकु का आयतन निकालता हूँ। ये तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर आ गया। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, वॉल्यूम ऑफ कोन आप जानते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो
पाई स्क्वायर एच क्या है? सिलेंडर का वॉल्यूम है, बेलन का आयतन है पाई स्क्वायर एच, उसका 1/3 करेंगे तो किसका आ जाएगा? शंकु का आ जाएगा। फॉर्मूले से भी आप देखिए तो 1/3 पाई रख लीजिए 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर क्या है? 6, तो 6 × 6 आर स्क्वायर है। एच हाइट कितना है? हाइट है 14, तो 7 दूने 14, 3 दूने 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन कितना होगा? 22 इंटू 6 दूने 12 दूने 24, तो गुणा कर देंगे। दिस इज इक्वल टू 24 और 22 का गुणा 24 इंटू 22 48, 8 8 4 12 5, 528 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, शंकु का आयतन हो गया 528 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है डियर स्टूडेंट, समझ गए आप? ये जो कोण है ना, ये जो शंकु है ना, जो काट करके इस बेलन से निकाला गया है, उसका आयतन ये हो गया। ठीक है, और बेलन का आयतन ये था। अब ये निकाल दिया, इससे ये हटा दिया है, तो शेष बचे ठोस का आयतन। शेष बचे ठोस का आयतन, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या हो जाएगा? बेलन का आयतन, बेलन का आयतन माइनस शंकु का आयतन। बेलन के आयतन में से शंकु के आयतन को क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। तो चलिए मैं यहां पर लिख लेता हूं। अब यहां लिख लेता हूं, देखिए दिस इज इक्वल टू, यहां देखिए डियर स्टूडेंट कितना हो जाएगा? आप देखिए मैं लाइन मार लेता हूं। शेष बचे ठोस का आयतन, बेलन का आयतन, चलो यहाँ पर एक लाइन लिख लेता हूँ। बेलन का आयतन है 1584 सेंटीमीटर क्यूब माइनस शंकु का आयतन है 528 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, बेलन का आयतन कितना है? 1584 सेंटीमीटर क्यूब माइनस शंकु का कितना है? 528 सेंटीमीटर क्यूब। तो घटा देंगे, 14 में से 8 गया 6, 7 में से 2 गया 5, 14 में से 5 गया 9, 956 सेंटीमीटर क्यूब। 956 सही घटाया मैंने। 14 में से 8 गया 6, 7 में से 2 गया 5, गलत कर दिया। 5 में 5 गया 0, फिर से देखिए 5 में 5 गया 0, 1056 सेंटीमीटर क्यूब, 1056 सेंटीमीटर क्यूब। किसका? इसका जो ये बचा हुआ है, इसका आयतन कितना आ गया? ये आ गया। कितना अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। ये क्वेश्चन नंबर 22 आप देखिए। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। मतलब आयत का क्षेत्रफल 9 इकाई कम हो जाएगा, 9 वर्ग इकाई कम हो जाएगा यदि हम क्या करेंगे? लंबाई को 5 से बढ़ा देंगे और चौड़ाई को 3 से नहीं, लंबाई को 5 से घटा देंगे, 5 इकाई कम कर देंगे और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा देंगे। ठीक, दूसरी बात कह रहा है कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। ठीक है, आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए। यदि हमने लंबाई में 3 बढ़ाया, चौड़ाई में 2 बढ़ाया, तो क्षेत्रफल 67 बढ़ गया, 67 वर्ग इकाई बढ़ गया। तो आयत की विमाएँ ज्ञात करो। मतलब विमाएँ मतलब लंबाई चौड़ाई, आयत की लंबाई भी चाहिए और चौड़ाई। विमाएँ मतलब लंबाई और चौड़ाई को विमा कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश के लिए मैं यही क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाई 9 स्क्वायर यूनिट्स if the length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units. If we increase
the length by 3 units and breadth by 2 units, the area increases by 67 square units. Find the dimensions of the rectangle. Dimension means लेंथ एंड ब्रेथ चाहिए, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई चाहिए। मैं लिख लेता हूं, माना आयत की लंबाई x इकाई। अब इकाई है तो जब इकाई दिया हुआ तो इकाई बोलेंगे, x इकाई में कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर, जो भी है, x इकाई तथा, या x मात्रक भी लिख सकते हैं, x इकाई तथा चौड़ाई y इकाई है। इकाई में कुछ भी आ जाएगा, ठीक है, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, कुछ भी हो सकता है, ठीक हो गया। एक आयत है, उसकी लंबाई x इकाई, चौड़ाई क्या है, y इकाई। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, हमने उसकी लेंथ x मान ली है, उसकी विड्थ, ठीक है, या उसकी ब्रेथ y मान ली है, तो आयतन हो जाएगा, आयतन के बजाय आयतन नहीं बोलेंगे, क्षेत्रफल बोलेंगे, ठीक है। आयतन तो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का होता है ना, इसमें तो केवल क्षेत्रफल आएगा। तो आयत का क्षेत्रफल एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा गया चौड़ाई, तो x गुणा गया y, x y वर्ग इकाई आ गया, ठीक है। उस आयत का क्षेत्रफल जिसकी लंबाई x इकाई है, चौड़ाई y इकाई है, उसका क्षेत्रफल हो गया xy वर्ग इकाई, ठीक है। अब कंडीशन दे रखी है, उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है। लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है, तो नई लंबाई क्या हो जाएगी, आप देखिए, नई लंबाई क्या हो जाएगी, पहले x थी, x में से 5 कम कर दिया, तो नई लंबाई क्या हो जाएगी, x माइनस 5 इकाई, ठीक है ना। लंबाई 5 इकाई कम कर दी, पहले लंबाई x थी, उसमें से 5 और कम कर दिया, तो x माइनस 5 हो जाएगी नई लंबाई, ठीक है। चौड़ाई 2 इकाई, चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, तो नई चौड़ाई। अब ध्यान दीजिए, जैसा जैसा प्रश्न कह रहा है वैसा वैसा हम काम करते जाएंगे। चौड़ाई हमने मानी थी y, चौड़ाई y है, चौड़ाई कितना बढ़ा दिया, 3, तो y में 3 और बढ़ा दिया तो कितना हो जाएगा, y प्लस 3 इकाई, ठीक है। अब नई लंबाई क्या है, x माइनस 5, नई चौड़ाई क्या है, y प्लस 3। तो अब मैं देखता हूं नया क्षेत्रफल, ठीक है। तो नई लंबाई गुणा नई चौड़ाई, तो नई लंबाई है x माइनस 5, नई चौड़ाई है y प्लस 3, दोनों का गुणा कर लेते हैं, y की गुणा x के साथ xy, y की गुणा माइनस 5 के साथ माइनस 5y, प्लस 3 की गुणा x के साथ 3x, प्लस 3 और माइनस 5 की गुणा 5 × 15, माइनस 15, ये हो गया नया क्षेत्रफल, हो गया। अभी क्या कर रहे हैं कि आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। यदि हमने ऐसा किया कि लंबाई 5 घटाया, चौड़ाई 3 बढ़ाया, तो आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। पहले क्या था, क्षेत्रफल xy था, ये नया आया,
तो ये नया वाला जो है ये इससे 5 कम है। तो प्रश्नानुसार क्या है? प्रश्नानुसार है आयत का क्षेत्रफल कितना 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कहने का मतलब हुआ कि इसमें से ये माइनस करूंगा तो हो जाएगा 9, घट गया ना, पहले ये था और अब ये है, तो इसमें से इसको माइनस करूंगा तो 9 आना चाहिए ना, तभी तो होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा xy माइनस, इसमें से माइनस करिए, xy माइनस 5y प्लस 3x माइनस 15 बराबर 9। तो इसका मतलब हो गया xy, ब्रैकेट के बाहर ऋण चिन्ह है तो अंदर के चिन्ह बदल देंगे, ये प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस xy, ये हो गया प्लस 5y, ये प्लस 3x है तो माइनस 3x, ये माइनस है तो प्लस, बराबर 9। ठीक हो गया। अब देखो ये तो इससे कट गया, तो मेरे पास क्या हुआ 5y माइनस 3x इज इक्वल टू, इसको भी दाएं पक्ष में ले लीजिए, 9 माइनस 15। ठीक है, ठीक है ना, या मैं इसको क्या कर दूं, इसका ऋण चिन्ह मैं बाहर ले लूंगा, तो ऋण बाहर कर दिया मैंने इसका, तो यही हो जाएगा प्लस, अरे हो जाएगा माइनस, ऐसा ही मैं इसको लिख सकता हूं, माइनस अंदर किया तो माइनस 3x, माइनस माइनस का प्लस इज इक्वल टू, देखो प्लस 9 और माइनस 15 तो माइनस 6। ठीक हो गया, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस हटा लीजिए तो मेरे पास आएगा 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6। एक समीकरण आ गई मेरे पास, क्या आएगी समीकरण कि 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6। तो एक इक्वेशन आ गई डियर स्टूडेंट, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब देखो, न तो हमको आयत की लंबाई मालूम, न हमको आयत की चौड़ाई मालूम, तो न तो x मालूम न y मालूम, इसलिए x y के मान ज्ञात करने के लिए हमको कम से कम 2 समीकरणें बनानी है। तो एक समीकरण तो ये बन गई, एक और बनाते हैं, x और y में एक इक्वेशन और बना देते हैं। अब मुझे इन सब की कुछ आवश्यकता नहीं है, केवल इसको छोड़ करके, तो बाकी मैं सब हटा देता हूँ। आप देखिए अब मेरे पास क्या आएगा, आराम आराम से क्वेश्चन को समझ करके करना चाहिए, जो जो क्वेश्चन में कह रहे हैं उस हिसाब से हम काम करें। ठीक है, अब देखो दूसरी स्थिति में क्या कहा जा रहा है उसको मैं पढ़ता हूं। अब क्या कह रहे हैं, यदि हम, अब आगे की बात शुरू है, लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, लंबाई भी 3 से बढ़ा रहे हैं और चौड़ाई को 2 से बढ़ा रहे हैं, तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। अब देखो लंबाई 3 इकाई सॉरी, लंबाई 3 इकाई बढ़ाने पर नई लंबाई, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या कह रहे हैं, लंबाई को 3 इकाई बढ़ाया, पहले लंबाई क्या थी x थी, 3 से और बढ़ा दे तो बढ़ाने के लिए प्लस होगा x प्लस 3 इकाई, ठीक है। चौड़ाई 2 इकाई बढ़ाने पर नई चौड़ाई, चौड़ाई मैंने 2 इकाई बढ़ा दी, पहले चौड़ाई क्या थी y थी, पहले चौड़ाई थी y, इसको 2 और बढ़ाया तो नई चौड़ाई होगी y प्लस 2 इकाई, ठीक है। अब नया क्षेत्रफल, ऐसी स्थिति में जब लंबाई चौड़ाई हमने बढ़ा दी, ठीक है, नई लंबाई है नई चौड़ाई है, नया क्षेत्रफल कितना हो गया, इसमें से इसका गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई,
आयत का क्षेत्रफल है x+3 आयत का, ठीक है, आयत का नया क्षेत्रफल x+3 लंबाई गुणा चौड़ाई कर लीजिए, y+2 कितना होगा बच्चों, y की गुणा x में xy प्लस 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 y गुणा 3y प्लस ये हो गया +2x 3 दूनी 6, ये हो गया नया क्षेत्रफल, इतना वर्ग इकाई आ गया नया क्षेत्रफल, ठीक है, ये नया आ गया, पुराना ये है, शुरू में ये है। अब लंबाई 3 बढ़ाई, चौड़ाई 2 बढ़ाया तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, मतलब ये वाला बढ़ गया, ये बढ़ गया, ये इस पुराने वाले क्षेत्रफल से 67 ज़्यादा है। देख रहे हैं, लंबाई को 3 से बढ़ाया, चौड़ाई को 2 से बढ़ाया तो नया क्षेत्रफल आयत का 67 बढ़ जाता है, 67 वर्ग इकाई बढ़ गया। नया क्षेत्रफल ये है, ये ज़्यादा है इससे, कितना ज़्यादा है 67, तो इसमें से मैं इसको माइनस करूँगा तो 67 आएगा। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल कितना बढ़ गया, 67 वर्ग इकाई बढ़ गया, ठीक है, क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ गया। नए क्षेत्रफल में xy प्लस 3y प्लस 2x प्लस 6 में से घटा दीजिए पुराना क्षेत्रफल xy को, तो कितना होना चाहिए, 67 होना चाहिए, इतना बढ़ गया ना, ठीक है। पहले तो हमारा 10 और बाद में 15, तो कितना बढ़ गया, 15 माइनस 10, तो नया ये है, नए में से पुराना माइनस किया तो 67 आना चाहिए। तो आप देखो xy प्लस 3y प्लस 2x प्लस 6 माइनस xy बराबर 67, माइनस xy प्लस xy से कट गया, ये हो गया 2x प्लस 3y बराबर प्लस 6 को वहाँ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो गया मेरे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 67 माइनस 6, ये हो जाएगा 61। ये आ गया दूसरी इक्वेशन, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61, ये है इक्वेशन नंबर 2। ये लिख देता हूँ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब x और y में एक इक्वेशन ये है, x और y में एक इक्वेशन ये है, x और y में एक समीकरण ये है, x और y में एक समीकरण ये है, तो दोनों को हल करके x y का मान निकाल दूंगा मैं, ठीक है ना। अब तो ये सरल रेखा का हल वाली बात हो गई कि सरल रेखाओं को कैसे हल किया जाता है। दो लीनियर इक्वेशन हैं, दो रैखिक समीकरण हैं, उनको हम किस रूप में हल करते हैं, अब प्रश्न उसका बन गया, ठीक है ना। तो आपने लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन पढ़ा है, आपने रैखिक समीकरणों का हल पढ़ा है, कैसे रैखिक समीकरणें हल की जाती हैं उसको देखते हैं। 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6, ये है इक्वेशन नंबर 1, और दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इसको हल करेंगे, कैसे हल करेंगे, मैं करता हूं विलोपन वाला, इसको और इसको बराबर करता हूं, इसको बना देता हूं 15, ठीक है। 5 और 3 बराबर कब बनेंगे, जब ये दोनों क्या हो जाएंगे 15, ठीक है ना। तो इसको तो करता हूं 3 से गुणा तो -15 हो जाएगा, इसको करूंगा 5 से गुणा +15 हो जाएगा, दोनों को जोड़ दूंगा, ठीक है। तो यहां लिख देता हूं समीकरण 1 को 3 से व समीकरण 2 को 5 से गुणा करने पर, ध्यान दीजिए इसको मैंने 3 से गुणा किया, इसको 15 बनाने के लिए, तो 3 से गुणा करूंगा तो यही नहीं होगा, यहाँ भी करना पड़ेगा, यहाँ भी करना पड़ेगा, यहाँ भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 से गुणा किया तो 3 × 9x,
3 से गुणा किया तो -15y, 3 से गुणा किया तो 18। इसको मैं समीकरण नंबर 3 मान लेता हूँ। इस समीकरण को मैं 5 से गुणा कर रहा हूँ, 5 से गुणा किया तो 10x, 5 से गुणा किया तो 15y, 5 से गुणा किया तो 5 कम 6 पंजे 30, ये हो गया। ठीक है ना, 5 से गुणा किया, ये आ गया। इसमें भी किया, इसमें भी किया, इसमें भी किया। अब ध्यान दीजिए, इन दोनों को मैं जोड़ता हूं। जोड़ने पर समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर, जोड़ क्यों रहा हूं? जोड़ूंगा तो +15 और -15 कट जाएंगे, तो कट गया। इन दोनों का जोड़ हो जाएगा 10 और 9 19, 19x बराबर 8 5 13 का 3, 1 2 और 3, तो x बराबर ये 19 इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा 323/19। तो 323 में 19 से भाग करेंगे, 19 से कम 19, 12 में से 9 गया 3, 13, 19 सत्ते 137। ठीक है ना, 9 19 पंजे 95, 19 सत्ते 133, 17 हो गया। तो x बराबर आ गया 17। x बराबर कितना आ गया? 17। जब x का मान आ गया तो इसका मान मैं किसी भी समीकरण में रख दूंगा। समीकरण 1 या 2 में रख दूंगा। समीकरण 1 में x बराबर 17 रखने पर मुझे y का मान निकल जाएगा। चलिए अब मैं यहां पर मान रख लेता हूं। समीकरण 1 में x बराबर 17 रखने पर, पुटिंग x इज इक्वल टू 17 इन इक्वेशन नंबर 1, तो 3 गुणा गया x की जगह 17 माइनस 5y बराबर 6, 17 क्या हो गया 51, 51 माइनस 5y इज इक्वल टू 6। इसको वहाँ ले जाऊंगा तो नेगेटिव बन गया, -5y इज इक्वल टू 6 माइनस 51, तो -5y इज इक्वल टू कितना हो गया ये, कितना हो गया ये माइनस कितना हो गया 45, 11 में 6 गया 5, ये हो गया। माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो 5y इज इक्वल टू 45, तो y बराबर 45/5, 5 9 45, तो y का मान कितना हो गया 9। ठीक है, y का मान कितना आ गया 9 आ गया। तो दोनों चीज़ें आ गई, x भी आ गया और y भी आ गया। ठीक है, तो यही प्रश्न में पूछा गया था, आयत की विमाएं। ठीक है, प्रश्न क्या पूछा गया था? आयत की विमाएं। मैं यहां लिख देता हूं, आयत की विमाएं, डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल, आयत की विमाएं। विमाएं मतलब, अर्थात विमाओं का मतलब क्या हुआ? आयत की लंबाई, आयत की लंबाई। आयत की लंबाई क्या है? x, और x का मान कितना आया हुआ है? x का मान है 17, 17, ये हो जाएगा 17 इकाई या 17 मात्र, जो भी आप चाहो लिखिए। आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई है y, आयत की चौड़ाई y माना, y का मान कितना है क्या 9, ये हो गया 9 इकाई। ठीक है, बस ये होगी डायमेंशन, लंबाई और चौड़ाई, इसी को डायमेंशन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 22 में इंटरनल चॉइस है, आंतरिक विकल्प। प्रश्न नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, 5 मार्क्स शुरू हो गए यहाँ से। तो या तो इससे पहले करना था या ये करना था। स्टूडेंट को जो पसंद है एग्जाम में उन्होंने वो किया होगा, पर मैं दोनों कर लेता हूँ। ठीक है, इससे पहले वाला मैंने कर दिया है, इसमें अथवा वाले मैं कर लेता हूँ। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की संख्या है, उसके अंकों को जोड़ेंगे तो 9 है। जैसे कोई संख्या माना है 27, तो इसके अंकों का जोड़ एक अंक की है, एक अंक है, तो 7 और 2 9। इस टाइप की कोई संख्या होगी
मालूम चल जाएगा बाद में। इस संख्या का 9 गुना, संख्या का 9 गुना मतलब संख्या में 9 से गुणा करेंगे। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दुगना है। ठीक है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। Also 9 times the number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. Find the number. अब मैं 2 अंकों की संख्या लिखता हूं। आप देखिए, माना 2 अंकों की संख्या में 2 अंकों की संख्या का इकाई का अंक y है और दहाई का अंक x है। ठीक है, यदि मैं कहूं कि किसी संख्या का इकाई का अंक, इकाई 5 है, दहाई 2 है। ठीक है, 1 है 5, 10 है 2। किसी संख्या का इकाई का अंक 5 और दहाई का 2, तो संख्या कैसे बनेगी? दहाई में 10 का गुणा करिए और उसको इकाई में जोड़ दीजिए तो 25 हो जाएगा। ठीक है, इकाई 5, दहाई 2, 1 5, 10 2। तो दहाई में 10 का गुणा करके उसमें इकाई में जोड़ दो, संख्या बन जाती है। तो वही बात है, यहाँ पर इकाई का अंक क्या है? y और दहाई का अंक क्या है? x। तो संख्या क्या हो जाएगी? संख्या बराबर दहाई में 10 का गुणा करिए 10x और इकाई उसमें जोड़ दीजिए, ये हो जाएगी संख्या। संख्या का इकाई का अंक y है, दहाई का अंक क्या है? x है। संख्या क्या हो जाएगी? दहाई के अंक में 10 का गुणा किया 10x प्लस y। ठीक है, वंस मैंने माना है y, टेंस माना है x। नंबर क्या हो जाएगा? टेंस में 10 से गुणा करिए 10x प्लस वंस y, तो ये संख्या बन गई। ठीक है, अब देखो प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त से जो फर्स्ट कंडीशन दी हुई है, क्या दिया हुआ है? 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग। जैसे 25 है ना, तो इसमें अंक कौन हुए? डिजिट 2 और 5, इन दोनों को जोड़ना है। तो अंकों का योग, अंक कौन कौन है? एक अंक है y और एक अंक है x। दाएं का अंक है x, इकाई का अंक है y। तो इनको जोड़िए, अंकों का योग x प्लस y बराबर, ये तो हमारे हिसाब से है, संख्या दहाई y है, इकाई x है, दोनों अंकों को जोड़ा x प्लस y, अंकों का योग है 9। ये है इक्वेशन नंबर 1। संख्या में अंकों का योग करा तो वो 9 हो गया, पहली कंडीशन। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। अब देखो एक बात लिख लेता हूं, संख्या को पलटने से बनी संख्या, आप समझ रहे हैं? संख्या को पलटने से बनी संख्या, कहने का मतलब हुआ कि इकाई को दहाई बनाया और दहाई को इकाई बना दिया। ठीक है, तो संख्या क्या बन जाएगी? अब ये यहाँ है और ये यहाँ है, ठीक है ना? तो 10y प्लस x, संख्या को पलट दिया, जो इकाई था वो दहाई बना दिया, जो दहाई वो इकाई। जैसे इस 25 को पलट दूंगा तो 52 हो जाएगा, 5 × 10 + 2, तो वही कर दिया, इकाई की जगह दहाई और दहाई की जगह इकाई बन गया। तो संख्या को पलटने से बनी संख्या हो गई ये। ठीक है, इस संख्या का 9 गुना प्रश्न से। अब देखो दूसरी कंडीशन क्या है? इस संख्या का 9 गुना, किस संख्या का? इसका 9 गुना। 9 गुना मतलब 10x प्लस y इंटू 9। 9 गुना मतलब 9 से गुणा करो, 9 गुना, गुना मतलब गुणा करो। इसमें 9 से गुणा करने पर
क्या बनेगा, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दुगना। यदि मैं संख्या को 9 से गुणा करूंगा तो क्या बनेगा, वो संख्या के अंकों को पलटने से बड़ी संख्या का दुगना। ठीक है, संख्या का 9 गुना किसके बराबर है, संख्या के अंकों को पलट दूंगा तो पलटने के बाद ये आया, उसका दोगुना करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया, दिस इंप्लाइज दैट, गुणा कर लीजिए 90x प्लस 9y, 10 9 90x प्लस 9y बराबर 2 से गुणा करिए 20y प्लस 2x, 10 2 जा 20 प्लस 2x। इस 2 को पहले ले आइए, ठीक है ना, यही आएगा ना। और ये तो था इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दोगुना। ठीक है, संख्या को पलटने से बनी संख्या का दोगुना। ठीक हो गया। अब मैं इसको हल करता हूँ। इसको ले आता हूँ मैं यहाँ 90x माइनस 2x। ठीक है, इस y को भी यहाँ ले आता हूँ प्लस 9y माइनस 20y बराबर 0। 2x को यहाँ ले आऊँगा माइनस 2x, अरे प्लस 20y को यहाँ ले आऊँगा माइनस 20y। इसको भी यहाँ ले आए तो इसका साइन बदल जाएगा, इसको भी यहाँ लाऊंगा साइन बदल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये बन गया मेरे पास 90x में से 2x गया तो ये हो गया 88x। इसमें से माइनस किया, माइनस 20y प्लस 9y तो माइनस 11y बराबर 0। 11 से भाग करिए, इसमें भी तो 8x माइनस y बराबर 0। ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, दूसरी इक्वेशन हो गई हमारे पास 8x माइनस y इज इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन बन गई ये और एक इक्वेशन बन गई ये, क्योंकि वो कह रहा है वह संख्या ज्ञात करो, इस संख्या को बताओ कि कितनी है। तो जब तक x और y के मान नहीं निकले इस संख्या का मालूम नहीं चलेगा। और x और y क्या है, दोनों अज्ञात हैं, न तो x मालूम न y मालूम। तो इसलिए x और y में 2 समीकरण चाहिए इनके मान निकालने के लिए। तो x और y में एक समीकरण ये है और एक ये है, तो दोनों को मैं हल कर लूँगा। ठीक है ना। तो समीकरण एक क्या है, x प्लस वाई बराबर है 9, इक्वेशन नंबर 1 है। और दूसरी है 8x माइनस वाई बराबर 0, इक्वेशन नंबर 2। ये आई थी ना, पर इसमें 11 से भाग कर लिया था, इसमें भी तो ये हो गया। अब बड़ा सिंपल हो गया ये प्लस है और ये माइनस है, तो दोनों को जोड़ दूंगा। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर लिख दूंगा यहीं पर। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, या सीधे ऐसे लाइन लिख के कर देता हूं, जोड़ने पर जोड़ूंगा। प्लस वाई माइनस वाई से कट गया, 8x और 1x तो 9x बराबर 9, तो x बराबर 9/9, ये 9 इसके नीचे चला जाएगा, 9 एकम 9, तो x बराबर हो गया 1। x का मान आ गया डियर स्टूडेंट, कितना आया, x का मान 1 आ गया। x का मान 1 आ गया, इसको मैं समीकरण नंबर 2 में रख देता हूं। तो x का मान, देखो इस रूप में क्वेश्चन करना, कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसको। x का मान, x बराबर 1 का मान समीकरण किसी में भी रख दो, इसी में रख दो। समीकरण 1 में रखने पर x की जगह पे 1 प्लस वाई बराबर 9, प्लस 1 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो y बराबर 9 माइनस 1, तो y बराबर कितना हो गया 8। x का मान आ गया 1 और y का मान आ गया 8। ठीक है, तो संख्या क्या बन जाएगी, वह संख्या, व्हाट इज दैट नंबर, फाइंड द नंबर। वह संख्या कितनी हो जाएगी डियर स्टूडेंट, संख्या थी 10x प्लस वाई, तो 10 इंटू एक्स, एक्स कितना है 1 प्लस वाई, वाई है 8,
तो 10 + 8 तो कितना हो गया, 18 हो गया। ठीक है, 10 + 8 कितना होगा, 18। तो वह संख्या कितनी हो गई, 18 हो गई। ठीक है, इसका उत्तर आप एग्जाम में मिला सकते हैं। संख्या के अंकों का योग 9 है, तो 8 और 1 9। ठीक है, इस संख्या का 9 गुना, चलो और भी टेस्ट कर लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन सही है कि नहीं है। इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना मतलब 18 गुणा गया 9, 18 छके 108, 18 नमो 144, नहीं 18 पंजे 90, 18 छके 118, 26, 18 नमो 162, 162 हो गया। ठीक है, 9 कम 9 और 7, 9 टे 72, 7 9 कम 9 7 16। ठीक है, इस संख्या का 9 गुना, 9 से गुणा क्या 162 आ गया। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, अंक पलट दूंगा तो कितना हो जाएगा 81, 81 अंक पलट दूंगा, उसका 2 गुना, इससे 2 से गुणा किया, आ गया 162। देखो 162 बराबर 162। तो इस रूप में आपने आंसर किया होगा तो बिल्कुल आपका सही होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए और आगे देखते हैं क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, ऊंचाई और दूरी का। एक समतल जमीन पर खड़ी एक मीनार, ये मीनार है, की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक हो जाती है जब सूर्य का उन्नतांश, उन्नयन कोण 60 अंश से घटकर 30 अंश हो जाता है। ठीक है, जैसे जैसे उन्नयन कोण बढ़ता जाएगा छाया की लंबाई घटती जाएगी, और उन्नयन कोण कम होता जाएगा तो छाया की लंबाई बढ़ जाएगी। ठीक है, पहले 60 डिग्री था सूर्य का उन्नयन कोण, अब 30 डिग्री हो गया, तो ऐसी स्थिति में छाया की लंबाई बढ़ जाएगी, स्वाभाविक है। जैसे जैसे सूर्य ऊपर जाएगा ये और घटता जाएगा, छाया की लंबाई घटती जाएगा। सूर्य नीचे आएगा तो उन्नयन कोण भी घटेगा और छाया की लंबाई भी बढ़ जाएगी। ये छाया की लंबाई है एक्चुअली। ठीक है, तो जब उन्नयन कोण 60 अंश था, एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नतांश उन्नयन कोण 60 अंश था, मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक हो जाती, जबकि सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश से घट करके 30 अंश। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। द शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड इज फाइंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन एल्टीट्यूड इज 30 डिग्रीज देन व्हेन इट इज 60 डिग्रीज। जब सन का एल्टीट्यूड 60 से 30 अंश हो जाता तो छाया की लंबाई 40 मीटर और बढ़ जाती। तो पहले माना छाया की लंबाई ये थी x मीटर, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और जब 60 से एंगल 30 हो गया तो लंबाई और बढ़ गई इसकी, ये हो गया 40 मीटर, मतलब 40 मीटर और बढ़ गया। और किसी टाइम पर माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है, ये मैंने मान लिया। आप समझ रहे हैं, जैसे जैसे उन्नयन कोण बढ़ेगा, सन ऊपर ऊपर जाएगा, वैसे वैसे छाया की लंबाई घटेगी, ये इधर की ओर आता जाएगा। पर जैसे जैसे सन डाउन आएगा उन्नयन कोण कम होता जाएगा, तो छाया की लंबाई और बढ़ती जाएगी। समझ में आ रहा आपको। माना सन यहाँ पर है तो उन्नयन कोण यहाँ से देखा जाएगा, फिर ये, तो और छाया की लंबाई बढ़ जाएगी। तो जब कोण घटाए 60 से 30 अंश, तो छाया की लंबाई 40 मीटर और बढ़ गई। पहले थी x मीटर, अब 40 और बढ़ गई। माना खंबे की ऊंचाई क्या थी, h थी। तो मान लेता हूं, माना AB खंबे की ऊंचाई, AB खंबे की ऊंचाई h मीटर है, तथा जब सूर्य का उन्नतांश मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश, तथा जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश था, तब
छाया की लंबाई, तब छाया की लंबाई x मीटर थी, और जब उन्नयन कोण या उन्नयन कोण 30 डिग्री हुआ तो छाया की लंबाई BD बराबर x प्लस 40 मीटर हुई। समझ में आया? जैसे जैसे ये घटेगा कोण, तो 30 से और देखो ना, 30 से और नीचे आएंगे ना आप, 30 से और इधर आएंगे तो छाया की लंबाई और बढ़ जाएगी। ठीक है ना? आज जैसे जैसे सन ऊपर जाता जाएगा, उन्नयन कोण बढ़ता जाएगा, छाया की लंबाई कम होती जाएगी। ठीक हो गया? तो उन्नयन कोण 30 अंश हुआ तो छाया की लंबाई ये होगी। ठीक है? तो ये h है, ये x है। अब इसमें आप देखेंगे, पहले देखो, जब उन्नयन कोण 60 अंश था, उन्नतांश 60 था, तो छाया की लंबाई ये थी x। अब उन्नयन कोण 30 अंश हो गया तो छाया की लंबाई ये पूरी हो गई, मतलब 40 और बढ़ गया, x में 40 और बढ़ गया तो x प्लस 40 हो गया। इस वाले समकोण त्रिभुज में देखते हैं, समकोण त्रिभुज A B C में, समकोण त्रिभुज A B C में इस वाले में देखते हैं tan 60। ठीक है? tan 60 tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब है h, आधार है x। ठीक है? तो tan 60 कितना होता है? वर्गमूल 3। दिस इंप्लाइज दैट स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू h बाई एक्स। तो इसका मतलब हुआ, इसकी गुणा यहाँ हो जाएगी, h बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 3x, इक्वेशन नंबर 1। तो ये h ही चाहिए हमको, पर जब तक x नहीं निकला तब तक मालूम नहीं चलेगा, क्योंकि खंबे की जगह मीनार है, एक्चुअली मीनार है ना ये। ठीक है? मीनार की ऊंचाई क्या है? h माना हुआ है, तो h का मान तो ये निकल गया, पर x का मालूम नहीं है अभी, तो x का भी निकालूंगा तब जाकर के मीनार की ऊंचाई h निकल जाएगी। अब देखो, समकोण त्रिभुज किसमें? ABD में क्या हो जाएगा? tan 30, इस 30 के लिए देखिए, पूरा इसमें देखो, tan 30 बराबर लंब बटे आधार, लंब है h और आधार हो जाएगा x प्लस 40। अब tan 30 कितना हुआ? 1 बटे कितना हुआ? वर्गमूल 3। ये तो होता है tan 30 1 बटे वर्गमूल 3 बराबर h बटे x प्लस 40। ठीक हो गया? x प्लस 40, तो इसकी गुणा यहाँ कर लो, इसकी यहाँ कर लो, तो कितना हो जाएगा? x प्लस 40 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3h, इक्वेशन नंबर 2। इसकी गुणा यहाँ, इसके यहाँ, x प्लस 40 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3h। ठीक हो गया? अब इस समीकरण से मैं x का मान निकाल करके समीकरण नंबर 1 में रख देता हूं। तो मेरे पास h बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ 3x, ये है इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी इक्वेशन थी कि x प्लस 40 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3h। ठीक है? इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को मैं हल करके h का मान निकाल लेता हूँ। ठीक है? तो चलिए यहाँ कर लेता हूँ। आप देखिए, डियर स्टूडेंट, इस रूप में करना है
अब तो समीकरण हल करने वाली बात हो गई। ठीक है, 2 इक्वेशन बन गई, इससे मैं निकाल दूंगा h। क्या कर रहा हूं, समीकरण 2 से x बराबर, यहां से x बराबर e वहां जाके माइनस हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3h माइनस 40 का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 से x का मान यहाँ हो जाके माइनस हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 38 माइनस 40 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो h बराबर वर्गमूल 3 इंटू x जगह रख दो, स्क्वायर रूट ऑफ 3h माइनस 40। ठीक है, हल कर लेते हैं। h बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 3h स्क्वायर रूट ऑफ 3 की गुणा यहाँ कर लो, इसकी गुणा इसके साथ भी होगी। ठीक है, वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 हुआ 3, 40 स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसको ले आते हैं यहाँ। ठीक है ना, ठीक है ना, या इसको ले आओ यहाँ, या h माइनस 2h बराबर माइनस 40 स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है ना, ठीक है, अंडरस्टैंड। तो ये कितना हो जाएगा, आप देखो h माइनस 2h कितना हो गया, माइनस h बराबर, नहीं ये 3h है, 3h को यहाँ ले आया तो ये हो गया ना, h इसको यहाँ ले आया माइनस 3h, ये कितना बन गया, ये बन गया माइनस 2h। h माइनस 3h कितना हो गया, माइनस 2h बराबर माइनस 40 स्क्वायर रूट ऑफ 3, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2h बराबर 40 स्क्वायर रूट ऑफ 3। h का मान चाहिए तो 2 इसके हर में आ जाएगा। ठीक है, 40 स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, तो बराबर 2 से 40 को काट दीजिए तो 20 हो गया, 20 स्क्वायर रूट ऑफ 3। 20 स्क्वायर रूट ऑफ 3, डिटरमिन द हाइट ऑफ द टावर। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई हमने x मानी हुई है मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई चाहिए ना, मीनार की ऊंचाई, हाइट ऑफ टावर कितना आ गया, ये आ गया 20 स्क्वायर रूट ऑफ 3 मीटर। ये आ गई मीनार की ऊंचाई। ठीक है ना, तो इस रूप में डियर स्टूडेंट एक क्वेश्चन करना है, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा PQ है। ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, इसकी एक जीवा कौन से है, PQ जीवा है, और इसकी लंबाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, P और Q पर स्पर्श रेखाएं, बिंदु P पर स्पर्श रेखा ये आ गई और बिंदु Q पर स्पर्श रेखा ये आ गई, दोनों स्पर्श रेखाएं बिंदु T पर प्रतिच्छेद करती है। P और Q पर स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं जो कि पीछे मिलके बिंदु T पर मिलती हैं। TP की लंबाई ज्ञात करनी, हमको TP चाहिए। ठीक है, अब आप देखो, एक तो ये वाला ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल आप देखिए, मेरे पास यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, त्रिभुज PQT समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या है, TP और TQ, बिंदु T से TP और TQ एक प्रकार से क्या स्पर्श रेखाएं हैं। तो एक बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं जो खींची जाती हैं उनकी लंबाई आपस में बराबर होती है। तो TP इज इक्वल टू TQ।
टी पी और टी क्यू आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए, ठीक है ना। और यहाँ से हमने केंद्र को मिलाया हुआ है, ये जो ओ टी है ये इस पर लंब है, इस पी क्यू पर लंब है, स्वाभाविक होगा ही। केंद्र से आप जब ये मिलाएंगे, केंद्र से जब इसको मिलाया जाएगा तो ये वाली भुजा जो है इस पर क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। मैं लिख सकता हूँ टी पी लंब है टी ओ, टी ओ, टी ओ, टी ओ लंब है किस पर, पी क्यू पर, एक तो लंब है, तथा दूसरी बात क्या हो जाएगी कि बिंदु आर, ये जो टी ओ है ना, इसको दो बराबर भागों में बांटेगा, समुद्र विभाजित करेगा, तो पी आर बराबर आर क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर। ये पूरा 8 सेंटीमीटर की जीवा है, हमको दे रखा पी क्यू जीवा है जो 8 सेंटीमीटर है, उसके दो भाग हो गए, 4 सेंटीमीटर यहाँ बन गया, वो 4 यहाँ बन गया, ठीक है। अब ये देखो, ये समकोण त्रिभुज बनेगा यहाँ पर, ये 90 डिग्री एंगल है, तो समकोण त्रिभुज किस में ले लेता हूँ, ओ आर पी में। देखो ये 90 अंश का कोण है, तो ये कर्ण है, ओ पी स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर प्लस ओ आर स्क्वायर। तो जो कुछ मालूम है, ओ पी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, तो 5 स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर, पी आर स्क्वायर है 4 स्क्वायर प्लस ओ आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 14 इज इक्वल टू ओ आर स्क्वायर। तो इसमें से ये प्लस है डियर स्टूडेंट, इसको मैं यहाँ करूँगा, ये 25 हो जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर यहाँ लिख दिया, इसका स्क्वायर ही आ गया, ओ आर स्क्वायर, इसको मैं यहाँ ले लेता हूँ, 25 माइनस 16 इज इक्वल टू ओ आर स्क्वायर। इसका मतलब हुआ ओ आर स्क्वायर बराबर 25 में से 16 गया 9, तो ओ आर बराबर 3। तो ओ आर कितना हो गया, ये 3 आ गया, ठीक है डियर स्टूडेंट, यहाँ तक करेक्ट है। और भी मैं लेंथ मान लेता हूँ, किसी समय पर मैं क्या क्या ले लेता हूँ, आप देखिए। अब मैं कौन सा त्रिभुज ले रहा हूँ देखते हैं। देखो डियर स्टूडेंट, कुछ लेंथ कंसिडर कर लेते हैं। माना मैं कहता हूँ, माना मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कुछ चीज़ें, माना पी टी बराबर x सेंटीमीटर और पी टी ये x है, x सेंटीमीटर है इतना, और यहाँ से यहाँ पी आर को ले लेता हूँ y सेंटीमीटर, इसको y के बराबर ले लेता हूँ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये y है, ये लंबाई, ठीक है, ये y है, ये x है। अब मैं ये वाला ले लेता हूँ, ये वाला समकोण त्रिभुज ले लेता हूँ, ये 90 डिग्री एंगल है ना, समकोण त्रिभुज किसमें, आर पी आर टी में, पी आर टी में क्या हो जाएगा, ये 90 अंश का कोण है तो कर्ण बन जाएगा, पी टी स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर इसका वर्ग, पी आर का वर्ग प्लस आर टी का वर्ग। तो ये कितना हो जाएगा, पी टी का वर्ग कितना हो जाएगा, ये तो x है, ये तो मैंने x माना हुआ है, x स्क्वायर बराबर पी आर का वर्ग, ये y माना हुआ है तो y स्क्वायर प्लस आर टी ये 4 है, 4 का स्क्वायर, तो x स्क्वायर बराबर y स्क्वायर प्लस 16, इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। तो मुझे x का मान चाहिए, ये तो पूछा हुआ है, टीपी की लंबाई चाहिए, तो x निकल गया, परंतु यहाँ y है, y का मान निकालना पड़ेगा। चलिए इसको देखते हैं, एक दूसरी इक्वेशन और ले लेता हूँ। आप देखिए दूसरी इक्वेशन देखते हैं डियर स्टूडेंट, कौन सा त्रिभुज अब ले लेता हूँ। आप देखिए इसमें त्रिभुजों को लेना पड़ेगा, तब सॉल्व करना पड़ेगा। अब मैं ये वाला त्रिभुज ले लेता हूँ, ये वाला। आप देखिए त्रिभुज ओ पी टी में
ये वाला ट्राइंगल देखिए ओ पी टी, ये स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या है। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में हमेशा 90 अंश का कोण होता है। तो एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, ठीक है ना। इस समकोण त्रिभुज बन गया। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में 90 अंश का कोण है, तो 90 अंश के कोण के सामने की भुजा कर्ण, तो इसका मतलब OT स्क्वायर बराबर PT स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर प्लस PO स्क्वायर। कर्ण का वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग। OT कितना है, आप देखो OT कितना हो जाएगा। यहाँ पर मैं OT निकालना चाहूँगा, तो यहाँ से यहाँ तक तो y है, प्लस ये हमारे पास 3 है, यहाँ से यहाँ तक y है, y माना हुआ है हमने, अरे 3 है तो y प्लस 3 हो गया। तो OT हो गया y प्लस 3 का स्क्वायर बराबर PT तो x है, PT क्या माना हुआ, x माना हुआ है, x स्क्वायर प्लस PO स्क्वायर। PO स्क्वायर कितना है, 5 है। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर से खोल लेता हूँ। y स्क्वायर प्लस 3 का वर्ग 9 धन 2 गुणा गया, ये गुणा ये 6y बराबर x स्क्वायर प्लस 25। ठीक हो गया। एक इक्वेशन हमारे पास ये हो गई, ठीक है ना। एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन हमारे पास ये है। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो ऐसा कर लेता हूँ। समीकरण नंबर 1 से मेरे पास क्या आ जाएगा, समीकरण 1 से क्या आ जाएगा मेरे पास, यदि मैं y स्क्वायर का मान निकालना चाहूँगा तो ये यहाँ आकर के माइनस हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 16। यदि मैं y स्क्वायर का मान रखना चाहूँगा तो ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा करते हैं समीकरण 1 से x स्क्वायर का मान समीकरण ये 2 है एक्चुअली। समीकरण 1 से x स्क्वायर का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 1 से x स्क्वायर बराबर y स्क्वायर प्लस 16 समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y बराबर x स्क्वायर की जगह हो गया y स्क्वायर प्लस 16, x स्क्वायर की जगह y स्क्वायर प्लस 16 प्लस 25। यहाँ भी y स्क्वायर है, यहाँ भी y स्क्वायर है, ठीक है। या पहले और देखो, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9, इसको यहाँ लाके माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 5 11 41 हो गया। इसको भी लेफ्ट हैंड साइड में ले लेते हैं, तो माइनस y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर से कट गया, तो इसको दाएं पक्ष में ले लेते हैं। 6y बराबर 41 माइनस 9, तो कितना हो जाएगा 32। तो y बराबर आ गया मेरे पास 32/6, इसके नीचे चला जाएगा, ठीक है। 16 ये हो जाएगा 3, तो y बराबर कितना हो जाएगा 16/3। y का मान आ जाएगा 16/3। y का मान तो निकल गया, मुझे तो x का मान चाहिए, तो फिर मैं x का मान निकाल लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो समीकरण 1 से आप देखेंगे अब, क्योंकि मुझे तो x का मान चाहिए, तो मुझे y का मान तो निकल गया, पर मुझे मान चाहिए किसका, x का। तो समीकरण 1 में y बराबर 16/3 रखने पर, समीकरण 1 में y बराबर 16/3 रखने पर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर y की जगह 16/3 का स्क्वायर प्लस 16, y की जगह रख दिया। मैं हल कर लेता हूँ। 16 का वर्ग कितना हुआ, 16 छक्के 96 का 6, 256, 256/9 प्लस 16, एक्स स्क्वायर बराबर इसके गुणा इससे 256 प्लस
16 होते हैं 144 बटे 9, इसकी गुणा इससे, तो एक्स स्क्वायर बराबर 6 4 10 का 0 1, 5 4 9 10 का 0 1, 2 रहते हैं 4 बटे 9, तो एक्स स्क्वायर बराबर 400/9, एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 400/9, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, इसका वर्गमूल आ जाएगा 400/9, एक्स स्क्वायर बराबर 400/9 है, तो एक्स क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा, तो एक्स बराबर वर्गमूल 400 हो जाएगा 20 × 20, 20 × 20 बराबर 400, और 9 हो गया 3 × 3, वर्गमूल हो जाएगा 20/3, तो x का मान मेरे पास आ जाएगा 20/3, और x एक्चुअली क्या माना हुआ हमने, x क्या माना हुआ है, x माना हुआ है टीपी, टीपी की लंबाई, टीपी की लंबाई माना हुआ है x, और x आ गया 20/3, तो 20/3 सेंटीमीटर हो गया, बस ये निकालना था। ठीक है डियर स्टूडेंट, आइए और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए